हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में आप लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कराने वाली हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जो आपके वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो टोटल 15 होते हैं और सभी आपके 1 नंबर के होते हैं। तो यानी कि 15 नंबर आपको, अगर बहुविकल्पी प्रश्न सारे के सारे आते तो भी 15 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और 15 नंबर आपके वेरी शॉर्ट के होते हैं, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न के होते हैं। और 15 नंबर के आपके जो प्रश्न होते हैं, 10 नंबर के जो आपके प्रश्न होते हैं वो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो टोटल मिला के 50 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है, जिसमें से आपको 25 मार्क्स लाना कंपल्सरी है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास को। और क्लास को बिना स्किप किए बेहतर तरीके से सुनिएगा ताकि आपको एक एक पॉइंट आराम से याद हो जाए। और ये क्लास बनाने का जो मेरा मोटिव है वो ये है, मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोग एक बार कान में ईयरफोन लगाएं और आप बढ़िया से क्लास को आराम से सुन करके भी बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। जितने भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साइड में बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपकी डेली क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस। ठीक है, या फिर अगर लाइव नहीं हुई तो आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न पत्र है आपका वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के 2016 का प्रश्न पत्र। क्या कहता है? 2016 में पहला आपका जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक जो हैं वो गीजूबाई बधेका जी थे। ठीक है, और इन्होंने बालक को ही केंद्र मानकर सारी चीज़ें बताई हैं। तो दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है? गीजूबाई बधेका जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं हैं? अनौपचारिक शिक्षा यानी एक ऐसी शिक्षा जिसे हम बिना किसी निश्चित समय के, जिसका कोई समय निश्चित नहीं होता, हम किसी भी समय शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए कोई आपको किसी भी संस्था की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ना ही किसी विद्यालय की या संस्था की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम स्वतंत्र रूप से सीखते हैं, वो होती है अनौपचारिक शिक्षा। जैसे हम अपने घर पर रहकर जो सीखते हैं, अपने माता पिता को देख करके, उनका अनुकरण करके, उनकी नकल करके, अपने पास पड़ोस में अपने दोस्तों से मिल करके, पास पड़ोस में जा करके, समाज में हम जो भी चीज़ें सीखते हैं, ये कह सकते हैं कि हम अपने डेली हर दिन हम जो कुछ भी नया सीखते हैं उसे हम कहेंगे अनौपचारिक शिक्षा। भाई, हमें अपने पिताजी से बात करने के लिए ड्रेस पहनने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने पिता से बात करने के लिए कोई टाइमिंग नहीं दी गई है, कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, हम कभी भी बात कर सकते हैं, अपनी माता से कभी भी सीख सकते हैं। तो इस तरीके की शिक्षा जिसका कोई समय निश्चित नहीं होता, कोई स्थान निश्चित नहीं होता, ऐसी शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। ठीक है, जैसे घर हो गया, परिवार हो गया, ये सारी चीज़ें, समाज हो गया। तो क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है? स्थान नहीं होता है, बिल्कुल सही कहा। समय निश्चित नहीं होता, बिल्कुल सही कहा। और हम इसको स्वतंत्र रूप से कभी भी सीख सकते हैं। तो उपर्युक्त सभी, ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? तो संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? हिंदी को, उर्दू को, अंग्रेजी को, फारसी को। तो हिंदी भाषा को संविधान में क्या है? राजभाषा का दर्जा मिला है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया या कथन किसका? त्रिमुखी का मतलब जहाँ पर क्या हो, एक शिक्षक का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि टीचर का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, विद्यार्थी यानी छात्र का भी होना बहुत ज़रूरी है, और जहाँ पर पाठ्यक्रम यानी सिलेबस होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई, शिक्षक किसको पढ़ाएगा? छात्र को पढ़ाएगा। छात्र किससे सीखेगा? शिक्षक से सीखेगा। किसके माध्यम से सीखेगा? पाठ्यक्रम के माध्यम से। शिक्षक किसके माध्यम से पढ़ाएगा? पाठ्यक्रम के माध्यम से। तो हमारे जॉन डेवी जो थे, उन्होंने कहा था, जॉन डेवी जी ने, कि शिक्षा के लिए 3 महत्वपूर्ण चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी। पहला तो शिक्षक के बिना छात्र नहीं सीख सकता, और शिक्षक और छात्र के बीच माध्यम होना चाहिए जिसके द्वारा बच्चा सीखे, वो होगा पाठ्यक्रम। तो जॉन डेवी ने कहा है।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बात करते हैं यहाँ हम कि शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, तो अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, या फिर बहिर्मुखी शक्तियों का विकास करना, या शारीरिक विकास करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चे की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना ही क्या कहलाता है, शिक्षा का अर्थ होता है बच्चे की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। यानी कि बच्चे की जो अंदर की शक्तियाँ, आंतरिक शक्तियाँ, उनके भाव, उनके विचारों को व्यक्त करना ही क्या है, शिक्षा है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं। देखिए, दूरवर्ती शिक्षा जो हम दूर बैठ करके शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे इस समय आप मुझसे पढ़ रहे हैं, ये दूरवर्ती शिक्षा के अंतर्गत आता है। यानी आप YouTube से पढ़ रहे हैं, YouTube से पढ़ना भी, ठीक है, किसी भी आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, किसी भी माध्यम से, किसी भी वेबसाइट के माध्यम से, ठीक है, या फिर दूर बैठ करके आप क्या करते हो, स्कूल में आपने फॉर्म भर दिया लेकिन आप विद्यालय नहीं जा रहे हो, आप घर पे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हो, आपके पास और भी कोई कार्य है जिसकी, और उसके साथ साथ आप अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर रहे हो, तो इसको हम कहेंगे दूरवर्ती शिक्षा, यानी दूर बैठ करके शिक्षा प्राप्त करना। तो दूर रहकर शिक्षा प्राप्त करने को हम क्या कहते हैं, दूरवर्ती शिक्षा को हम क्या कहते हैं, पत्राचार शिक्षा बोलते हैं, दूरस्थ शिक्षा बोलते हैं, स्वतंत्र अध्ययन बोलते हैं, या उपयुक्त सभी। तो सभी बोलते हैं। जो दूरवर्ती शिक्षा को हम पत्राचार शिक्षा के नाम से भी जानते हैं, दूरस्थ शिक्षा के नाम से भी जानते हैं, और इसको स्वतंत्र अध्ययन, यानी कि आप दूर बैठ करके एकदम फ्री होकर के पढ़ रहे हो, आपका जब मन किया आप उठा करके आपने यूट्यूब ओपन किया और पढ़ना शुरू कर दिया, या किसी भी वेबसाइट से, किसी भी तरीके से, या किताब को ही लेकर के बैठ गए, पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, जिसके लिए कोई निश्चित समय नहीं, आपने देखा कोई आपका कोई विद्यालय आप नहीं जा रहे हो, ठीक है, तो दूर बैठ कर के प्राप्त करने वाली शिक्षा ही दूरवर्ती शिक्षा कहलाती है। अगला है, शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु होते हैं। मैंने अभी आपको बताया शिक्षण के लिए यानी टीचिंग के लिए 3 केंद्र बिंदु कौन से होते हैं। तो पहला तो टीचर होता है, दूसरा आपका स्टूडेंट होता है, और तीसरा आपका सिलेबस होता है, TSS, ठीक है, अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम, जिसको जॉन डेवी ने भी बताया था। शिक्षक को रोचक और प्रभावशाली बना देती है। शिक्षण को यानी पढ़ाने की प्रक्रिया को, यानी टीचिंग को सबसे अच्छा और सबसे प्रभावशाली कौन बना देती है, चित्रकला, विज्ञान, या शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ, या लेखन की कला। तो बात करते हैं कि अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो पढ़ाते समय वो रोचक और प्रभावशाली क्या बनाती हैं, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ, यानी आप अलग अलग युक्तियों का प्रयोग करोगे, अलग अलग विधियों का प्रयोग करोगे, TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग करोगे, तो हमारी शिक्षा और भी ज़्यादा प्रभावशाली और रोचक बन जाएगी। अगला क्वेश्चन हमसे क्या आता है, स्क्रीन पे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों की अभिव्यक्ति करता है। ये कथन किसका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में स्टेटमेंट्स पूछे गए हैं, कथन पूछे गए हैं, आप उनको नहीं भूलिएगा, ठीक है, उन सभी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी एजुकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा बालक क्या करता है, अपनी जो जन्मजात शक्तियाँ होती हैं उनको अभिव्यक्त करता है। ये कथन हमारे फ्रॉबेल का था, ठीक है, किसने कहा, ये कथन हमारे फ्रॉबेल जी का था। अगला क्वेश्चन है, मारिया मॉन्टेसरी भारत आई। तो मारिया मॉन्टेसरी भारत कब आई, ये हमसे कहा गया है। तो मारिया मॉन्टेसरी जो है वो साल 1939 में भारत आई थी, 1939 में। और ये कब आई थी, ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी ने उन्हें भारत पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया था। उन्होंने कहा भारत पढ़ाइए, भारत आकर के, और भारत आने के बाद उन्होंने कई भारतीय शिक्षकों को ट्रेनिंग भी दी थी, है ना, उनको प्रशिक्षण भी दिया था इन्होंने, किसने, मारिया मॉन्टेसरी जी ने। मारिया मॉन्टेसरी जी जब भारत आई थी तो भारत में जब इन्होंने अपना जो समय बिताया, उस बिताए गए समय के दौरान ये गांधी जी से मिली, नेहरू जी से मिली, रविन्द्रनाथ टैगोर जी से भी मिली, है ना। और इनकी एक प्रसिद्ध बुक है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती प्रसिद्ध पुस्तक इनकी, ठीक है, वो है द सीक्रेट ऑफ, क्या है, द सीक्रेट ऑफ चाइल्डहुड। क्या है, द सीक्रेट ऑफ चाइल्डहुड। याद रखिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा, अगर आ गया तो आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो मारिया मॉन्टेसरी भारत कब आई थी, सन 1939 में, 1939 में। अगला है, जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व क्या है। देखिए, अभिभावकों का उत्तरदायित्व सबसे ज़्यादा जरूरी है, ये समाज का, या शिक्षकों का, या राष्ट्र का।
तो अगर हम जनसंख्या शिक्षा की बात करते हैं तो जनसंख्या शिक्षा की बात हो रही है, तो जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व शिक्षकों का होता है कि वो सभी बालक और बालिकाओं के घर में जाकर के स्पेशली बालिकाओं के लिए क्या करें, रैलियां निकालें, ठीक है, उनके लिए उनके घर जाकर उनके अभिभावक से बात करें, संपर्क करें कि वो अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, उनको आगे बढ़ाएं, ठीक है। इसके लिए रैलियां भी निकालनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे कार्यक्रम के माध्यम से भी आप बच्चों को पढ़ने की बात कर सकते हैं। तो जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व शिक्षक का ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर कह रहा है, देखिए इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन के कई सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही की बात करूंगी, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए जाएंगे, एक भी क्वेश्चन से जितने क्वेश्चन बनते हैं सब यहाँ बताया जाएगा। बस आपको लाइक करना और वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। शिक्षक के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती क्या है, तो प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव। भाई शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव। अगर शिक्षक ट्रेंड नहीं होंगे, शिक्षक अच्छे से पढ़े नहीं होंगे तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, यानी पाठ्यक्रम में बहुत सारी गलतियां होना, सिलेबस में बहुत सारी गलतियां होने का भी कारण हो सकता है। शासकीय उदासीनता भी हो सकती है ना, शासक सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है। उपर्युक्त सभी, तो ये सभी हो सकते हैं हमारे शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की चुनौती के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है। यानी हम जो लेसन प्लान बनाते हैं, लेसन प्लानिंग हम क्यों करते हैं, लेसन प्लान हम क्यों बनाते हैं, तो छात्रों को पढ़ने की प्रेरणा हेतु, यानी छात्रों को पढ़ने के लिए मोटिवेट करने के लिए, ठीक है, कि बस हम लेसन प्लान बनाए और बच्चों को मोटिवेट करते रहें। या फिर हम किस लिए बनाते हैं, छात्रों को भटकने से बचाने हेतु, छात्र किसी भी विषय में भटक गया है तो जल्दी से हम लेसन प्लान को शुरू कर दे बनाना। या शिक्षक को छात्र के विषय में सूचित करने के लिए कि भाई हम ये विषय पढ़ाने वाले हैं, इसके लिए हम लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे आप नहीं जान पाओगे कि हम कौन सा विषय बनाने जा रहे हैं, ऐसे आप बिल्कुल बुद्धू हो। शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु, तो ये सारे के सारे गलत थे। सही ऑप्शन आपका क्या है, सही है, शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु। हम लेसन प्लान इसलिए नहीं बनाते, बच्चा बेवकूफ़ नहीं। अगर हम उसको बताएंगे कि हम आज क्या है, हमारा परिवार एक चैप्टर है, हम उसके बारे में पढ़ाने वाले, हमारा परिवार एक चैप्टर है, तो क्या बच्चा नहीं समझ पाएगा, समझ जाएगा, ठीक है। तो हम इसलिए तो बिल्कुल नहीं बनाते हैं कि हम उसको विषय में सूचित करना चाहते हैं, इस वजह से बना रहे हैं, या हम बताना चाहते हैं कि भाई हम हिंदी पढ़ाएंगे तो हिंदी के लिए पहले लेसन प्लान तैयार कर दें। छात्र भटक गया बट हमने जल्दी से उठाया और भाई लाओ लेसन प्लान बना देते हैं, वरना छात्र भटक गए और भटक जाएंगे। उनको प्रेरणा देने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी विधियाँ होती हैं, हमारे पास टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, ठीक है। उनको मोटिवेट करने के लिए हमारे साथ और भी कई तरीके हो सकते हैं, लेसन प्लान से थोड़ी हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। शिक्षण को योजनाबद्ध करने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल बात सही कही है कि पढ़ाने के लिए हम किस तरीके से हम योजनाबद्ध बच्चों को सही तरीके से पढ़ा सके, प्लानिंग कर करके बच्चों को सही से पढ़ा सके कि आज हम क्लास में जाएंगे। भाई पाठ्य योजना कब बनती, जब आप क्लास में जाने से पहले बनती है ना। आप पाठ्य योजना कब बनाते हो, किसी भी लेसन की प्लानिंग कब करते हो, क्लास में जाने से पहले, कि आज मुझे क्या पढ़ाना है, पढ़ाने के लिए हमें बच्चों से क्या क्या प्रश्न पूछने हैं, उस पढ़ाने के बाद हमें क्या क्या एक्सरसाइज करानी, कब करानी है, किस तरीके से बच्चों से प्रश्न पूछने, तो ये हम पढ़ाने से पहले बनाते हैं, ठीक है। तो शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है। अगला है, परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है जीवन व्यवहार की शिक्षा, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, जीविकोपार्जन की शिक्षा, या सभी की। भाई परिवार के द्वारा बच्चों को जीवन व्यवहार की भी शिक्षा, जीवन में किस तरीके से कैसे व्यवहार करना है, अच्छा व्यवहार करना है कि बुरा व्यवहार करना है, ये भी हमें परिवार से प्राप्त होता है। भाई हम परिवार को देख के ही सीखते हैं, ठीक है। हमारे माता पिता जैसा करते हैं हम वैसा ही करते हैं, ठीक है। हम परिवार के सदस्यों को देख कर ही सीखते हैं। पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, बिल्कुल आपस में मिलजुल कर रहने की शिक्षा भी हमें परिवार से मिलती है, ठीक है। जीवन को अर्जित करने की शिक्षा, उसका उपार्जन करने की शिक्षा भी हमें परिवार से ही प्राप्त होती है। तो आपका उपर्युक्त सभी सारे ऑप्शन क्या है, सही है।
अगला है वैदिक कालीन यानी जिसे हम गुरुकुल शिक्षा कहते हैं, किस जीवन दर्शन पर आधारित है। तो आपको पता है जो वैदिक कालीन शिक्षा जिसे हम गुरुकुल शिक्षा के नाम से भी जानते हैं, ये हमारे किस पर आधारित थी, ये हमारे आदर्शवाद पर आधारित थी। इन्होंने कहा है, इनका एक स्टेटमेंट था कि सादा जीवन जो होता है वो उच्च विचार के आधार पर आधारित थी। ठीक है, सादा जीवन उच्च विचार के आधार पर आधारित था, इनका स्टेटमेंट था। ठीक है, तो आदर्शवादी थे ये। अब हम शुरू करने जा रहे हैं 2017 का पेपर, और आपके 2023 तक पेपर हुए हैं और 2024 का पेपर तो आप दोगे। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन। देखिए फिर से आदर्शवाद पे ही क्वेश्चन आ गया है। आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है। तो इनका जो श्रेष्ठ योगदान है वो किस श्रेष्ठ में है, जल्दी से बताइए। उद्देश्य में, शिक्षण विधि में, उद्देश्य में, पाठ्यक्रम में, बालक में। इनका कहना था कि हम जब भी दुनिया में आए हैं किसी ना किसी उद्देश्य से आए हैं। ठीक है, तो उस उद्देश्य को पाने के लिए हमें अपना जीवन झोंक देना है। आदर्शवाद कहते थे कि जीवन में आपका कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा। भाई आप टीचिंग कर रहे हो तो टीचिंग आपका कोई ना कोई उद्देश्य तो है। ठीक है, यही उद्देश्य है ना कि आप डीएलएड कर रहे हो किसके लिए, टीचर बनने के लिए। तो उद्देश्य क्या है, टीचर बनना। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जीवन में हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अगला है राम मूर्ति समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। राम मूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई। विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार के लिए गठित हुई थी, या फिर बालकों को पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए हुई थी, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए हुई थी। ठीक है, या फिर माध्यमिक शिक्षा का व्यवसाय के लिए। तो ये जो हमारी आचार्य राम मूर्ति समिति, इसका पूरा नाम होता है आचार्य राम मूर्ति समिति। ठीक है, इसको हम यशपाल समिति के नाम से भी जानते हैं। आई होप कि आप लोगों ने सुना होगा यशपाल समिति के बारे में। ठीक है, नहीं सुना है आप मेरे नोट्स को भी पढ़ सकते हो। तो यशपाल समिति के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये 1990 में आई थी। क्यों, बच्चे के पाठ्यक्रम को कम करने के लिए, उसके बोझ को कम करने के लिए। यानी कहते हैं नहीं, बोझ बहुत ज़्यादा बच्चे पे है और वो बच्चा दबा जा रहा है बोझ के नीचे। ठीक है, तो बालक के पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए ये हमारी यशपाल समिति, जो राम मूर्ति समिति 1990 को गठित हुई थी। अगला हमारा है राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी। जो हमारे राधा कृष्णन आयोग है, ये इसकी संस्तुतियां क्या कहती हैं, उच्च शिक्षा से संबंधित थी, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, तकनीकी शिक्षा से। तो राधा कृष्णन आयोग की जो संस्तुतियां हैं वो उच्च शिक्षा से संबंधित थी, और ये जो संस्तुति थी ये 1948 में आई थी। कब आई थी, 1948 में आई थी। कब, 4 नवंबर 1948 में, 4 नवंबर 1948 में। ठीक है, आई थी। और इस समिति की, राधा कृष्णन आयोग जो समिति है, इसकी स्थापना जो की थी वो हमारे 4 नवंबर 1948 में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे उस समय वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। ठीक है, कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसीलिए इनके नाम पर ये समिति आई। और ये जो सिफारिश करती थी उच्च शिक्षा से संबंधित थी। इनकी काफ़ी सारी सिफारिशें, संस्तुतियाँ थी। इनका कहने का मतलब था कि जो विश्वविद्यालय के जो शिक्षक हैं उनके वेतन में सुधार किया जाए। भाई वो पढ़ा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और उनको उस तरीके से वेतन नहीं मिल पा रहा है, तो उनके वेतन में सुधार किया जाए। इन्होंने कहा कि जो गांव में जो विद्यालय हैं उनकी भी स्थापना की जाए, ग्रामीण विद्यालय में भी स्थापना की जाए। ठीक है, शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा रखना चाहिए, यानी जो भी उसकी क्षेत्र है उसी की भाषा पे के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इन्होंने कहा कि जो हमारी जो ग्रेजुएशन है, यानी जो स्नातक पाठ्यक्रम है, इसकी अवधि 3 साल की जाए। इन्हीं की संस्तुति में हमारा जो ग्रेजुएशन है वो 3 साल का होता है। आप BA BSc BCom करते हो, 3 साल का होता है। वो राधा कृष्णन आयोग की संस्तुति से ही संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, उच्च शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ था। वुड का आज्ञा पत्र जो है वो कब प्रकाशित हुआ था, तो ये 19 जुलाई 1854 को, पहला ही ऑप्शन सही है, 19 जुलाई, ठीक है, 1854 में। ठीक है, 19 जुलाई 1854 में प्रकाशित हुआ था। और ये जो हमारा जो वुड का आज्ञा पत्र है, ठीक है, समझ में आ गया, इसे हम क्या कहते हैं, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कौन कहलाता है। अगला है, निस्पंदन
सिद्धांत किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये किसने दिया था? हंटर ने, मैकाले ने, वुड ने, फ्रांसिस ने। आप लोग आंसर भी देते रहिएगा, ठीक है। अगर आपको आंसर आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग दीजिएगा, क्योंकि आपके आंसर देख के मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोगों को आता है। निस्पंदन, क्योंकि मैं आपकी कमेंट्स जरूर पढ़ती हूँ। निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया था? मैकाले ने, लॉर्ड मैकाले ने। इनका पूरा नाम था लॉर्ड मैकाले। और मैं कहूँगी कि ये जो मैकाले जो थे बहुत ही घटिया इंसान थे, ठीक है, बहुत ही घटिया इंसान था। इन्होंने हमारे भारत में क्या है किया, ईसाई का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि पूरे भारत में हिंदी नहीं इंग्लिश बोली जाएगी, इंग्लिश भाषा बोली जाए। और इन्होंने निस्पंदन का सिद्धांत, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं छनाई का सिद्धांत। छनाई का सिद्धांत का मतलब ये होता है कि जो शिक्षा है वो उच्च वर्गों के, कुछ ही उच्च वर्गों के लोगों को दी जाए और वो उच्च वर्ग के लोगों से निम्न वर्ग के लोगों तक छन छन कर पहुँचे। तो निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड मैकाले ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। इन्होंने अपना प्रतिवेदन 2 फरवरी को कब प्रस्तुत किया था? 2 फरवरी 1835 में। कब किया था? सन 1935 में, ठीक है, 2 फरवरी सन 1935 में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार क्या था? आपको पता है गुरुकुल शिक्षा, जिसको हम बोलते हैं वैदिक शिक्षा, ठीक है, आपकी है और आपका मुस्लिम कालीन शिक्षा, बहुत सारी शिक्षाएं हैं, बौद्धिक कालीन शिक्षाएं, सारी शिक्षा आपको याद होनी चाहिए। क्योंकि आप जा कर के प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने बहुत अच्छे स्टोरी के माध्यम से, एकदम स्टोरी के माध्यम से पढ़ाया है, ताकि आप सुनेंगे सिर्फ आपको याद हो जाएगी, आप पेपर में आराम से सुनकर ही लिख दोगे। वैदिक कालीन शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो इनका प्रमुख संस्कार जो था वो उपनयन संस्कार था। कौन सा था? उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार का मतलब, यानी उपनयन का मतलब क्या होता है? उपनयन का मतलब होता है कि बालक को गुरु के समीप ले जाना। उपनयन का मतलब भी होता है गुरु के समीप ले जाना, ठीक है, बच्चे को कहाँ ले जाना? गुरु के समीप ले जाना, उपनयन संस्कार का मतलब होता है, ठीक है। और ये हिंदू रीति रिवाज के अनुसार होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है। देखिए आपको पता है जो प्रारंभिक शिक्षा जो होती है, जो आप अभी प्राथमिक विद्यालय में जाएंगे तो कैसे शुरू होती है? आपको पता है बच्चा जन्म से लेकर 6 वर्ष का होता है तो किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में। बच्चा 6 से लेकर 12 वर्ष तक किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में। बच्चा 12 से लेकर 18 वर्ष तक किस में होता है? किशोरावस्था में। बच्चे की उम्र 18 से लेकर के क्या है? 18 से लेकर के अंत तक कितनी होती है? जब तक मृत्यु होती तब वो युवावस्था में। तो शैशवावस्था भाई 0 से 6 वर्ष की अवस्था है। लेकिन हम कह रहे हैं प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा जो है वो हमारी 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए होती है। आपको याद होगा कि प्राथमिक विद्यालय किसके लिए बना है? 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए बना है। तो 6 से 12 वर्ष की अवधि कौन सी है? कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था, ठीक है। चलिए, कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था। ऐसे भी आप अनुमान लगा सकते हैं, आपने पढ़ा हुआ है बाल विकास में कौन सी अवस्था किस वर्ष में होती है। अगला है, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। ये कथन किसका है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो शिक्षा जो है वो स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती, ये हमारे अरस्तु ने कहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना, सर्वांगीण विकास करना, सांवेगिक विकास करना। देखिए सर्वांगीण विकास यानी सभी विकास, तो सर्वांगीण भी तो सारे आ गए ना। तो शिक्षा का काम क्या होता है? बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास, तो ये सर्वांगीण में सभी आ गए। सर्वांगीण मतलब सर्व, सारा विकास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, ठीक है। अगर कोरा कागज कहेगा तो अलग हो जाएगा, और कोरा कागज कहेगा तो आपका उत्तर होगा जॉन लॉक, ठीक है। यही अगर कहें कि बालक का मस्तिष्क जो है वो कोरे कागज की तरह है, तो ये आपका स्टेटमेंट बदल गया। ये किसने दिया? जॉन लॉक ने दिया। लेकिन स्लेट की बात कही गई, याद रखिएगा स्लेट से क्या हो जाएगा? प्लेट, स्लेट से प्लेट, ठीक है। और आपके ऑप्शन में गलत है यहाँ पर, तो यहाँ पर याद रखिएगा स्लेट से प्लेट होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, ये एक भी नहीं सही है, याद कर लीजिएगा क्या है, किसने दिया है? प्लेटो ने। किसने दिया? प्लेटो ने। स्लेट से प्लेट याद रखिएगा, प्लेटो ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मदरसों में शिक्षा का माध्यम था। तो आपको पता है मकतब और मदरसा होता है, ठीक है। तो मकतब यानी प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा दी जाती है, मदरसा उच्च शिक्षा दी जाती है। तो जो मदरसा था, इस मदरसों में जो शिक्षा का माध्यम था वो क्या था? फारसी था, ठीक है। चलिए
अरबी उर्दू भी सिखाया, अरबी उर्दू फारसी ये तीनों हैं, लेकिन अब हुआ है ना, उस समय क्या था, फारसी था। अगला है वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है। वैदिक कालीन शिक्षा किससे संबंधित? वैदिक कालीन शिक्षा को तो वेदों से संबंधित है। किससे संबंधित है? वेदों से संबंधित है, ठीक है। रामायण हमारा क्या है, ये हिंदू धर्म में होता है, ठीक है, और कुरान मुस्लिम धर्म में है, बाइबल जो है वो आपका ईसाई धर्म में है। आगे बढ़ते, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन कहलाए जाते हैं? फ्रॉबेल कहलाए जाते हैं, ठीक है। कौन कहलाया जाता है? फ्रॉबेल। इन्होंने क्या दिया है? किंडरगार्टन प्रणाली दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की? तो पांडिचेरी में महात्मा गांधी ने, स्वामी विवेकानंद ने, आचार्य विनोबा भावे ने या श्री अरविंद घोष ने? तो श्री अरविंद घोष ने क्या किया था? महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की थी, हमारे श्री अरविंद घोष ने। अब हम बात करते हैं 2018 के पेपर की। 2018 का पेपर शुरू करते हैं। हमने 2 पेपर समाप्त कर दिए। 2018 का पेपर क्या कह रहा है? शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। देखिए फिर से वही बात पूछी कि त्रिमुखी कहे या त्रिध्रुवी कहे, बात एक ही है। तो इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा के लिए स्टूडेंट, टीचर, स्टूडेंट और सिलेबस का होना जरूरी है। किसने कहा था? जॉन डीवी ने, ठीक है। चलिए, एडम्स जी जो है, ये देखिए एडम्स ने क्या कहा था? शिक्षा जो है वो द्विमुखी प्रक्रिया, यानी जिसमें टीचर और स्टूडेंट होते हैं, लेकिन हमारे जॉन डीवी ने कहा तीनों होते हैं, स्टूडेंट, टीचर और माध्यम भी तो होना चाहिए इन दोनों के बीच का, जिससे वो अच्छे से समझा सके और बच्चा अच्छे से समझ सके, है ना। तो कौन ऑप्शन होगा? जॉन डीवी। अगला है, फ्रॉबेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षण पद्धति क्या है? देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट किया, बस क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट करते हैं, बस उसी चीज़ को अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है। तो फ्रॉबेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षण पद्धति क्या है? किंडरगार्टन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जनसंचार का यांत्रिक साधन है। तो जनसंचार का यांत्रिक साधन क्या होता है? यानी जिससे हमें क्या होता है, हम समाचार वगैरह सुनते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, शिक्षा वगैरह भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे टेलीविज़न के माध्यम से भी, टेप रिकॉर्डर के माध्यम से भी, कंप्यूटर के माध्यम से भी, तो ये सभी है। अगला है, रूढ़िवादिता तथा निरक्षरता गंभीर समस्या है। देखिए रूढ़िवादिता की अगर हम बात करते हैं, रूढ़िवादिता का मतलब होता है लैंगिक भेदभाव। क्या होता है? रूढ़िवादिता का मतलब क्या होता है? लैंगिक भेदभाव, ठीक है, लैंगिक भेदभाव। और लैंगिक भेदभाव कब होगा भाई? लड़के लड़कियों के अंदर किया जाएगा। भाई लड़का पढ़ सकता है, लड़की नहीं पढ़ सकती है, तो ये हो गया लैंगिक भेदभाव। तो किसके लिए? बालिकाओं के लिए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, परोपकार। अब यहाँ पर देखिए, जब मैंने पिछली बार पेपर कराया था तो बहुत से लोग कह रहे थे प्रौढ़ों के लिए। प्रौढ़ों के लिए नहीं है। रूढ़िवादिता का मतलब ही होता है लैंगिक विभेदता। और लैंगिक आप भेद किससे करते हो? लड़के और लड़की में लैंगिक क्या होता है? लड़का और लड़की। भाई लिंग तो 2 ही तो होते हैं ना, स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग, ठीक है। तो आपका क्या है भाई? लड़के और लड़की में भेदभाव करते हो, और लड़कियों में आप लड़कियों को नहीं पढ़ा रहे हो, तो निरक्षरता गंभीर समस्या उनकी बन जाएगी, तो इसीलिए बालिकाओं की हो गई। अलग है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परोपकार, सत्यनिष्ठा, क्षमाशीलता उदाहरण है। यानी परोपकार, सत्यनिष्ठा और क्षमाशीलता उदाहरण है। किसी का परोपकार करना, किसी की मदद करना, किसी की सहायता करना, सत्य बोलना, किसी को माफ़ कर देना, ये किसका उदाहरण है? सामाजिक मूल्य का, व्यक्तिगत मूल्य का, मानव मूल्य का, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो उदाहरण है वो किसका है? मानव मूल्य का है, ठीक है। आपका किसका है? मानव मूल्य का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का आशय है। यानी जो वैदिक साहित्य है उसमें प्रयुक्त शिक्षा को क्या कहा गया? शिक्षा का क्या अर्थ बताया गया? शिक्षा का शब्द क्या कहा गया? तो विद्या, ज्ञान, बोध तथा विनय, ये सभी कहा गया है, ठीक है, सभी का बताया गया है। बौद्धिक कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो आपको पता है बौद्धिक कालीन शिक्षा का जो सबसे इंपॉर्टेंट और प्रमुख उद्देश्य यही था कि निर्वाण की प्राप्ति करना। अगला है, शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? तो शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता विलियम जेम्स जी हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है सर्वोत्तम शिक्षा वही है। देखिए स्टेटमेंट आपको वही याद कर लेने जो आपके प्रीवियस में पूछने हैं वो याद कर लेने हैं, ठीक है, प्रीवियस में जितने भी पूछे हैं। सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कौन है जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, ये कथन दिया है कि सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का क्या करती है, सामंजस्य स्थापित करती है। हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला है। अगला है गीजूबाई बदेका ने बालकों को संज्ञा दी। तो गीजूबाई बदेका ने क्या दिया है, बालकों को क्या संज्ञा दी है, बाल देवो भवा, ठीक है, यानी प्रत्येक बालक दिव्य है, बाल देवो भवा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों व पढ़ने लिखने की शिक्षा, इन 3 भागों में शिक्षण पद्धति को विभाजित किया है। तो हमारी मारिया मांटेसरी ने किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, पढ़ने लिखने की शिक्षा को 3 भागों में विभाजित किया है ना, हमारी शिक्षा को, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और पढ़ने लिखने की शिक्षा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम पारित हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीटेट में बहुत पूछा जाता है। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो पारित की अगर बात करता है तो हम लिखेंगे 2009 में। कब पारित किया था? 2009 में। और अगर हमसे कहेगा कब लागू किया गया, यानी पूरे भारत में कब लागू किया गया, तो 1 अप्रैल क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2010 को ये पूरे भारत में लागू हो गया था, ठीक है। और क्या इसका कार्य था? 6 से लेकर 12 वर्ष के सभी बच्चों को क्या करना, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना, ठीक है, इनका ये प्रावधान था। और जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए 6 से लेकर 14 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से सनातन वृद्धि को रोकने के उपाय बताना, या फिर प्रौढ़ों को जनाधिक्य के बारे में जागृत करना, या एड्स नियंत्रित करना, या एड्स रोग जो आपका होता है, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित ढंग से रोकना। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य ही यही था कि जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना, ठीक है। अगला है, देखिए फिर से वुड का घोषणा पत्र पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, वुड के घोषणा पत्र को। तो वुड का घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? मैंने आपको बताया 1854 में। कब प्रकाशित हुआ था वुड का घोषणा पत्र? तो वुड का घोषणा पत्र जो है वो कब प्रकाशित हुआ? 1854 में, 19 जुलाई 1854 में, ठीक है। अगर मान लो डेट भी दिया गया तो याद रखना 19 जुलाई 1854 में, ठीक है, डन। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन है आपका 2018 पेपर का, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये आपके सीटेट के उसमें ईवीएस में बहुत पूछा जाता है, ठीक है, सीटेट के ईवीएस में बहुत पूछा जाता है। तो पर्यावरण शिक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1986 में, याद रखिएगा 1986 में। अब 2019 का पेपर शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं और कितना रिपीट किया है। देखिए क्वेश्चन पहला ही रिपीट कर गया, शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है। या विचार किसका है? तो ये विचार जो है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए गीजूबाई बदेका से क्वेश्चन पूछा गया है, गीजूबाई बघेला द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम था? तो इन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी थी उसका नाम क्या था? प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। क्या था इनकी पुस्तक का नाम? हाँ ये देखिए, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। अगला है, पाठ्यशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली किसने कहा? यानी किंडरगार्टन प्रणाली दी थी हमारे फ्रॉबेल जी ने, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा था कि जो पाठशाला है वो एक बाग है, यानी जो हमारा विद्यालय वो एक बाग के समान है, शिशु जो है वो पौधे के समान है, और शिक्षक माली के समान। भाई माली क्या करता है? पौधों को सींचता है, ठीक है, उनको पानी देता है, ठीक है, उनको खाद देता है ताकि वो आगे बढ़ सके, ग्रो कर सके। इसी तरीके से एक शिक्षक माली के समान होता है, जो हमें ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे अंदर क्या करता है? भरता है, हमारे अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश को, ठीक है, प्रकाशित करता है। और विद्यालय हमारा क्या है? बाग की तरीके से, क्योंकि हम विद्यालय में बैठकर ही तो करते हैं प्राप्त विद्या को, ठीक है। तो ये किसने कहा था? फ्रॉबेल ने कहा था, इसलिए इन्होंने किंडरगार्टन प्रणाली दी थी। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भाई शिक्षा क्यों हम प्राप्त करते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मानसिक विकास करना। देखिए क्वेश्चन रिपीट किया है, शारीरिक विकास, सर्वांगीण विकास या सामाजिक विकास। तो सर्वांगीण विकास में सभी आ जाते हैं, सभी विकास, यानी चाहे उस सर्वांगीण विकास का ही मतलब होता है, इसके अंतर्गत सारे विकास समाहित हो जाते हैं, चाहे वो मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे सामाजिक हो।
अगला देखिए कह रहा है शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है। दंड देकर आप बच्चों को पीट दो और कह दो तुम्हारे अंदर हम राष्ट्रीय सद्भावना का विकास कर रहे हैं। पुस्तक को पढ़ा करके पुस्तक का रट्टा मार रहे हो और कह दो हम तुम्हारे अंदर राष्ट्रीय भावना का विकास कर सकते हैं। शिक्षक द्वारा स्वयं उसका अमल करके, ये बात बिल्कुल समझा करके, इतना हर बच्चा समझदार नहीं। और बच्चा क्या है, आप प्राथमिक विद्यालय में जा रहे हो, 6 से 12 वर्ष का बच्चा है, वो क्या ही समझ पाएगा, आप उसको कितना समझा पाओगे। वो क्या करता है, वो बच्चा जो होता है वो बड़ों की नकल करके सीखता है। तो वो जैसा शिक्षक करेंगे वैसा बच्चा उनको देख देख कर सीखता है। इसलिए शिक्षक को अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखना चाहिए। तो शिक्षकों द्वारा स्वयं उनका अमल करके बच्चा क्या करता है, राष्ट्रीय सद्भावना का विकास कर लेता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ये कथन किसका है? अभी आपने पढ़ा था कि ये कथन किसका है, हमारे स्वामी विवेकानंद जी का है। ठीक है। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 21 का या 21A में दिया गया है। और इस धारा 45 में, किसमें? धारा 45 में। यहाँ पर अनुच्छेद दिया गया है जबकि धाराएं दी गई हैं आंसर में, तो धारा 45 होगा अनुच्छेद 21A। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहा गया है, महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार छात्रों की जो क्रियाशीलता है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार छात्रों की जो क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में जरूरी है। तो इन्होंने कहा कि जो महात्मा गांधी के अनुसार अगर हम देखा जाए, उनकी दृष्टि के अनुसार, उनके दर्शन के अनुसार देखा जाए कि छात्रों की क्रियाशीलता के लिए, ठीक है, उनको एक्टिव करने के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है भूगोल विषय, हस्तकला विषय, इतिहास विषय या विज्ञान विषय। तो हस्तकला पे इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया। इन्होंने कहा बच्चा खुद करके सीखेगा, बच्चा अपने लिख करके, अपने हाथों से कुछ भी कर करके सीखेगा तो उसको वो ज़्यादा क्रियाशील होगा। अगला है, शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा होती है अध्यापक केंद्रित, विषय केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित या अनुभव केंद्रित। तो जो प्रयोजनवादी शिक्षा का मतलब है बच्चा एक्सपीरियंस करके सीखे, खुद अनुभव करके सीखे। ठीक है। शिक्षा में निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया था, जिसको हम छनाई का सिद्धांत भी कहते हैं? मैंने आपको बताया था कि छनाई का सिद्धांत हमारे लॉर्ड मैकाले ने दिया। इन्होंने कहा है कि छनाई का सिद्धांत क्या कहता है, इन्होंने कहा कि हमारे समाज में उच्च वर्ग के लोगों को मुट्ठी भर शिक्षा दी जाए और वो मुट्ठी भर शिक्षा छन छन करके निम्न वर्ग के लोगों तक पहुँचे। ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय, पाठ्यक्रम, विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है। यानी हमें किसी भी निश्चित समय, यानी कि जैसे हमारा स्कूल क्या है 7 बजे का है, तो हमें 7 बजे पहुंचना होता है हर हाल में। ठीक है। तो कोई निश्चित समय की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, जो हमारा सिलेबस है हम उसी को पढ़ सकते हैं। विद्यालय की आवश्यकता भी जरूर होती, भाई हम कहाँ जाएंगे, विद्यालय जाएंगे। तो जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसी शिक्षा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है। सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है, ये विचार किसका है? तो सीखने के लिए स्वतंत्रता और निरंतरता आवश्यक है, ये विचार हमारे फ्रॉबेल जी का है। किसका है? फ्रॉबेल का है। नेक्स्ट है, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो नालंदा था। बौद्ध शिक्षा का जो सबसे प्रमुख केंद्र था वो नालंदा था। ठीक है। सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया? यानी सभी धर्म, जो भी धर्म हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्म के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया था? तो ये जो हमारा दिया था, ये कोठारी आयोग ने दिया था। किसने दिया था? कोठारी आयोग ने। अगला और लास्ट क्वेश्चन है 2019 पेपर का, जॉन डीवी द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम था? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। क्या था? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। ठीक है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये हमारी जॉन डीवी की प्रसिद्ध पुस्तक है, याद रखिएगा। अब 2020 का हम पेपर शुरू करते हैं। 2020 के पेपर में क्या कहता है? पहला क्वेश्चन, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है। ठीक है। जहाँ पर भी ये माइंड में सेटअप कर लीजिएगा, जहाँ पर भी चारित्रिक निर्माण, शारीरिक और नैतिक विकास की बात हो रही हो, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधित उत्तर विचार हमारे महात्मा गांधी जी का। जहाँ पर चरित्र की बात हो जाए वहाँ पर आग बन करके महात्मा गांधी जी को लगा दीजिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन क्या है? तो जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन यूनेस्को है। ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड, क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? एक सेकेंड, क्या होती है? यूनाइटेड
थोड़ा सा वेट करिए। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, याद रखिएगा, हम बोल रहे हैं आप नोट करते जाइए। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। ओके, क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन यूनेस्को है। अगला है दिवा स्वप्न लेखक। दिवा स्वप्न के लेखक कौन है? और आपका 2016 का पहला ही प्रश्न था ये, तो गिजुभाई बघेला जी है। नेक्स्ट है पाली भाषा शिक्षा का जो माध्यम थी वो कौन थी? वैदिक कालीन शिक्षा थी, बौद्ध कालीन शिक्षा थी, मुस्लिम कालीन शिक्षा थी या मध्यकालीन शिक्षा थी? तो पाली भाषा जो है वो शिक्षा का माध्यम जो थी वो बौद्धिक कालीन शिक्षा का है। मुदालियर आयोग, माँ से मुदालियर, माँ से माध्यमिक, याद रखिएगा, ठीक है, माँ से मुदालियर, माँ से माध्यमिक। तो मुदालियर आयोग संबंधित है माध्यमिक शिक्षा से। किससे संबंधित है? माध्यमिक शिक्षा से, जो 1952 में 1952 में आई थी, ठीक है। मुदालियर आयोग, ये जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 सितंबर, याद रखिएगा, 23 सितंबर 1952 में हुई थी, यानी 1952 में, 23 सितंबर 1952 को की गई थी। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा की गई थी? भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला है सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, यानी उसके भाव, उसके विचार को प्रकट करती है या अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति व्यक्त करती है। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है हमारे रूसो जी का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। आधुनिक शिक्षा का जो जन्मदाता है वो कौन है? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। मैकाले, विलियम हंट, चार्ल्स ग्रांट या चार्ल्स वुड? तो चार्ल्स ग्रांट जो हैं ये आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन किंडरगार्टन से अभिप्राय देखिए। किंडरगार्टन बहुत पूछा जाता है। तो बच्चों का खेल उद्यान क्या कहलाता है? किंडरगार्टन कहलाता है, ठीक है, या बाल उद्यान, बाल उद्यान, ठीक है, क्या है? किंडरगार्टन कहलाता है। अगला है गिजुभाई शिक्षा को मानते थे। तो गिजुभाई बघेला जो थे वो कौन शिक्षा को क्या मानते थे? बाल केंद्रित शिक्षा को मानते थे, यानी ये सभी ये बालक कहते थे बाल देवो भवा, उन्होंने कहा है ना, बालक को उन्होंने क्या दी है? संज्ञा दी है। तो प्रत्येक बालक दिव्य हैं, इन्होंने ये बात कही, इन्होंने बालक पर ज़्यादा फोकस किया, इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा को ये मानते हैं। महिला समाख्या योजना कब से लागू हुई थी? तो ये जो हमारी महिला समाख्या योजना है 1989 में लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन है मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके, यह कथन किसका है? तो मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके, ये कथन जो है ये हमारे अर्बन का है। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। तो स्वच्छ ऊर्जा संसाधन कौन सी है? सौर ऊर्जा हो गई भाई हमारी, ये स्वच्छ ऊर्जा होती है, ठीक है। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त किया गया? यानी भारत में जितने भी हमारे 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं वो फ्री में शिक्षा को प्राप्त कर सके। फ्री में ड्रेस भी दी जाती है, ठीक है, स्कॉलर भी मिलती है और मध्याह्न भोजन भी दिया जाता है। तो अनुच्छेद 21 का में ये बात की गई थी और धारा 45 में, ठीक है, अनुच्छेद 21 का या ए कह सकते हो धारा 45 में। अगला है आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? आत्म अनुभूति, आत्म अभिव्यक्ति, बालक का सामाजिक विकास, बालक का प्राकृतिक विकास। तो जो आदर्शवाद है इनके अनुसार जो शिक्षा का उद्देश्य है वो क्या है? आत्म अनुभूति करना। अगला है प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? तो प्रकृतिवाद जो है वो कहता है कि बच्चा जो भी सीखे वो स्वतंत्र रूप से सीखे। तो ये मुक्त्यात्मक विकास की बात करता है, मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात करता है, यानी बच्चा स्वतंत्र रूप से मुक्त होकर के कुछ भी सीख सके। 2021 का पेपर शुरू होता है, देखिए क्या कहते हैं 2021 के पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया या कथन किसका है? एडम्स का है। किसका है? एडम्स का है। और जॉन डेवी ने क्या कहा है? त्रिमुखी प्रक्रिया। क्या कहा है? त्रिमुखी प्रक्रिया, ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैदिक कालीन शिक्षा में गुरुकुल में प्रवेश का संस्कार क्या था? जब बच्चे को गुरु के समीप ले जाया जाता था, गुरुकुल में जब उसे प्रवेश किया जाता था तो उसे हम क्या बोलते थे? उपनयन संस्कार, है ना। उपनयन का मतलब ये होता है गुरु के समीप ले जाना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य है? तो बौद्धिक कालीन शिक्षा अभी मैंने आपको बताया क्या होती है। बौद्धिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, जल्दी से बताइए। निर्वाण प्राप्ति, अष्टांग योग के दुखों का निवास या दुखों का विनाश या कर्मकांड की प्रधानता। देखिए यहाँ पर होगा बौद्धिक कालीन शिक्षा में बौद्धिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट नहीं है लिखा, क्योंकि बौद्धिक कालीन शिक्षा निर्वाण की प्राप्ति है, अष्टांग योग के बारे में इन्होंने बताया, दुखों का विनाश करना इन्होंने कहा, और यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ पर नहीं है, लिख लीजिएगा भाई, ध्यान दीजिएगा, नहीं है की बात हो रही, तो कर्मकांड की प्रधानता नहीं है इस शिक्षा के अंतर्गत। अगला है, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है। हम जब विद्यालय में, यानी जो एक निश्चित समय पर होती, 7 बजे का स्कूल है तो 7 बजे ही जाएंगे, 2 बजे छुट्टी होगी तो ही घर आ सकते हैं, तो विद्यालय में, और इसके लिए एक समय भी निश्चित होता है, स्थान भी, भाई विद्यालय वहीं रहेगा जहाँ हम डेली जा रहे हैं, हटकर तो नहीं जाएगा। दूसरी बात यह है कि पाठ्यक्रम भी निश्चित होता है, तो ऐसी शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहलाती है। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, मानव की अंतर्निहित पूर्तियों को व्यक्त करना ही शिक्षा है। ये कथन किसका? अभी मैंने आपको बताया था कि ये कथन हमारे स्वामी विवेकानंद जी का है, जो कि रिपीट किया है फिर से। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक एमिल किसकी रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट, एमिल जो है वो आपके रूसो की रचना है। किसकी है? रूसो की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे देखते हैं। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? यानी समाज की सबसे छोटी अगर हम इकाई की बात करते हैं तो परिवार है, ठीक है। क्या है? परिवार है। अगला है, मदरसा शब्द की उत्पत्ति हुई है। मदरसा शब्द की उत्पत्ति कुतुब से हुई है, ठीक है, कुतुब से। अगला है, स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था? तो स्वतंत्र भारत का पहला जो शिक्षा आयोग था वो कौन सा था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। बाल देवो भवा कथन किसका है? आपको पता है बाल देवो भवा किसने कहा है? हमारे गीजूभाई बधेका जी ने कहा है, ठीक है। बालक को बाल देवो भवा कहा है किसने? गीजूभाई बधेका ने, और मतलब इनका ये था, प्रत्येक बालक क्या है? दिव्य है। अखिल भारतीय वर्धा शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो वर्धा शिक्षा सम्मेलन का आयोजन जो है वो कब हुआ था? वर्धा शिक्षा सम्मेलन का आयोजन 23 अक्टूबर 1937 को हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई थी तो उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी जी थे। अगला क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र जनता के लिए है, यानी ये जो लोकतंत्र बना है ये किसके लिए बना है? जनता के लिए बना है, और जनता के द्वारा, यानी जनता के लिए बना। भाई हमारे मान लो कि जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री किसके लिए बनते हैं? जनता के लिए बनते हैं। किससे बनते हैं? भाई जनता से ही, जनता ही तो उनको प्रधानमंत्री बनाती है। तो वही बात कहा गया कि लोकतंत्र जनता के लिए है, और बनी भी किससे है? जनता से ही बनी है। भाई जनता ने उनको वोट किया तभी बनी है। जनता की शासन व्यवस्था है, ये कथन किसका है? तो ये कथन हमारे अब्राहम लिंकन जी का है। अगला है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 21 का में होता है, ठीक है, अनुच्छेद 21 का में होता है, और अनुधारा जो होती 45 होती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा सुल्टा लिख दिया गया है, अनुच्छेद 45 पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या होता है, 2022 का पेपर आ गया है, और पहला क्वेश्चन हम देखते हैं 2022 पेपर का, और इसके बाद एक और आपका पेपर है 2023, उसके बाद आपका पेपर समाप्त हो जाएगा। और इस तरीके से एक साथ लाने का ये भी है कि आपका रिवीजन भी हो गया, कितने सारे क्वेश्चंस आपके रिवीजन हो गए, ठीक है। इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर का भी पता चल गया, क्योंकि आप देखिएगा प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया या कथन किसका है? जॉन डीवी का है, आपको याद हो गया होगा। एडम्स ने द्विमुखी प्रक्रिया के बारे में बात की है, ठीक है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? बच्चों के अंदर सर्वांगीण विकास करना, यानी शारीरिक भी, मानसिक भी, सामाजिक भी, संवेगात्मक भी, सारे विकास करना। तो सारा विकास यानी सर्वांगीण विकास। प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट, प्रश्नोत्तर विधि के जनक हमारे सुकरात जी हैं, ठीक है।
अगला है शिक्षा को रोचक और प्रभावशाली बना देती है। मैंने आपको अभी भी पढ़ाया था कि शिक्षा को रोचक और प्रभावशाली कौन बना देता है? शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ, यानी आप शिक्षण में जो भी विधियों का, जो भी युक्तियों का प्रयोग करते हैं, अलग अलग युक्तियाँ, अलग अलग विधियों के माध्यम से आप बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं। शिक्षण टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है, शिक्षण अधिगम सामग्री का यूज़ करते हैं। इससे हमारी जो शिक्षण है यानी टीचिंग है वो क्या होती है? रोचक, बहुत प्रभावशाली और रोचक बन जाती है। अगला है बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है? तो बुनियादी शिक्षा के दर्शन जो है वो महात्मा गांधी थे। महात्मा बुद्ध, अच्छा ये महात्मा बुद्ध लिखा है, महात्मा गांधी, फोर्थ ऑप्शन सही, महात्मा गांधी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है बुनियादी शिक्षा को हो या बेसिक शिक्षा को हो, बात एक ही है। विश्व जल दिवस कब मनाया गया? तो आपको पता है हर साल ये 22 मार्च को बनाया जाता है, ठीक है, 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा, शिक्षक को मालिक किसने कहा है? तो हमारे फ्रॉबेल जी ने कहा है। इन्होंने ही तो किंडरगार्टन प्रणाली दी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? दिवा स्वप्न, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। दिवा स्वप्न नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो गीजूभाई बधेका जी हैं। इन्होंने ही बाल देवो भवा की संज्ञा दी है बच्चों को। घर पर दी जाने वाली शिक्षा क्या कहलाती है? अनौपचारिक शिक्षा। क्यों? क्योंकि अनौपचारिक शिक्षा में घर पर आप जो शिक्षा प्राप्त करते हो उसके लिए कोई समय निश्चित नहीं है, उसके लिए कोई स्थान निश्चित नहीं है, उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि उसके लिए एक अलग से कमरा बनाया जाए तभी आप पापा से, मम्मी से प्रश्न पूछ सकते हो, ठीक है। ना ही उसके लिए आपको पापा से कुछ पूछना है तो आपको इस ड्रेस पहन करके नहीं जानी होगी, ठीक है। तो अनौपचारिक शिक्षा। अगला है प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है, ठीक है, यानी जो नेचुरल है, अच्छी है, परंतु मनुष्य के हाथों में खराब हो जाती है। ये बात किसने कही है? तो ये बात जो है हमारी किसने कही है? जल्दी से बताइए। प्लेटो ने कही है, या फिर अरस्तु ने कही है, या फिर रूसो ने कही है? तो किसने कही है? रूसो ने कही है, ठीक है। रूसो का फुल फॉर्म, पूरा नाम क्या है पता है किसी को? जीन जैक रूसो। अब देखिए प्रोजेक्ट पद्धति किस दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है? तो प्रोजेक्ट विधि के बारे में भी मैंने आपको बताया कि ये प्रकृतिवादी होती। कैसी होती है? नेचुरल होती, प्रकृतिवादी होती है। आगे बढ़िए, अगला देखिए। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? तो मूल प्रवृत्तियाँ जो हैं वो किस पर आधारित हैं? जल्दी से बताइए। प्राकृतिकवाद पर, या आदर्शवाद के, या फिर एक सेकेंड, रुक जाइए। प्रोजेक्ट विधि की बात की गई, यहाँ पर सही कर लीजिएगा। प्रोजेक्ट विधि की बात कही, ये प्रयोजनवाद पर आधारित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रयोजनवाद पर आधारित है, कंफ्यूज हो गई मैं। मूल प्रवृत्ति की बात करता है तो ये प्रकृतिवादी है, ठीक है। मूल प्रवृत्तियाँ क्या है? प्राकृतिक होती हैं, नेचुरल होती हैं। मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? तो मूल्य हमारे व्यवहार को दर्शित भी करते हैं, यानी दर्शाते भी हैं, मोटिव भी करते हैं, मोटिवेट यानी प्रेरित भी करते हैं, और नियंत्रित भी करते हैं, सभी करते हैं। मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? मकतब जो है, पहले मकतब होता है फिर मदरसा होता है। मुस्लिम कालीन शिक्षा में क्या होता है? पहले मकतब में बच्चा पढ़ता है फिर मदरसे में, तो प्राथमिक स्तर पर आधारित है, ठीक है। और मदरसा ये किस पर आधारित है? उच्च शिक्षा पर। तो आपका मकतब जो है पहला ऑप्शन सही है, प्राथमिक स्तर पर। आदर्शवाद श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? आदर्शवाद का जो श्रेष्ठ योगदान है वो किस में है? तो उद्देश्य में। आदर्शवादी कहते हैं कि इंसान दुनिया में आया है तो किसी न किसी उद्देश्य से आया है, ठीक है। अब 2023 का जो लास्ट पेपर है शुरू होता है। देखिए फिर से यहाँ पर सारी चीज़ें रिपीट की गई हैं। एमेल पुस्तक अभी आपने पढ़ा कि जो एमेल पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन हैं? तो रूसो हैं, रूसो एमेल के लेखक हैं। आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है। प्लेटो, ये रविंद्रनाथ टैगोर होगा, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, या मारिया मॉन्टेसरी। तो मारिया मॉन्टेसरी जो हैं वो आदर्शवादी शिक्षक नहीं है, बाकी महात्मा गांधी, प्लेटो, रविंद्रनाथ टैगोर सभी हैं। अगला है शिक्षा का विकास है एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है। शिक्षा एक विकास होता है और विकास करना और वृद्धि करना, ठीक है, जीवन है। ये बात किसने कही थी? तो ये हमारे जॉन डीवी जी ने कही थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवज्जा संस्कार होता था किसमें, यानी किस शिक्षा में, किस शिक्षा पद्धति में? गुरुकुल शिक्षा पद्धति में, बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में, मुगलकालीन शिक्षा पद्धति में, या वैदिककालीन शिक्षा पद्धति में? तो बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में क्या होता था? प्रवज्जा संस्कार होता था, ठीक है।
वैदिककालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं है, पढ़ाया जाता है। तो ये किस में पढ़ाया जाता है? तो ये नीति शास्त्र में, ठीक है। वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? अभी मैंने आपको बताया था 1937 में हुआ था, 1937 में। मुगल काल में उच्च शिक्षा का केंद्र था। तो मुगल काल में उच्च शिक्षा कहाँ प्राप्त की जाती थी? मदरसे में। मैंने आपको बताया उच्च शिक्षा की बात किया जाए तो मदरसा, और क्या है, प्राथमिक शिक्षा की बात की जाए तो मकतब। बाल देवो भवः, यह शैक्षिक विचारधारा किसकी थी? मैंने आपको बताया था कि गिजुभाई बधेका जी ने बाल देवो भवः की संज्ञा दी है। किसको? बालक को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को, ठीक है। हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है युग धर्म कहा जाता है। युग धर्म किसे कहा जाता है? तो परिवर्तनमान मूल्यों को या शाश्वत मूल्यों को या दोनों को या उपनिमित से कोई नहीं। तो ये जो हमारा युग धर्म युग है, ये युग धर्म जो कहा जाता है, इसमें क्या होते हैं, कई सारी चेंजेस भी होते हैं। तो परिवर्तनमान मूल्यों को कहा जाता है। दिवस अपने पुस्तक के लेखक गिजुभाई बधेका जी हैं। संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है, तो हिंदी भाषा को। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? दूरवर्ती शिक्षा, ये भी रिपीट की गई। इसको हम पत्राचार शिक्षा के नाम से भी जानते हैं, दूरस्थ शिक्षा के नाम से भी जानते हैं, स्वतंत्र अध्ययन के नाम से भी जानते हैं, तो उपर्युक्त सभी। अगला है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। ये हमारे एडम्स जी ने कहा है। अगर 3 मुखी प्रक्रिया कहता है तो जॉन डीवी। लोकतंत्र जनता के लिए है। अभी आपने पढ़ा, हमारे अब्राहम लिंकन जी ने क्या कहा था? अब्राहम लिंकन जी ने कहा है कि जो लोकतंत्र है वो जनता के लिए। और किससे बना? जनता से ही बना है, क्योंकि जनता वोट करती तभी आप जीतते हो, ठीक है। और जनता की शासन व्यवस्था है, कि अब्राहम लिंकन ने कहा है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए। अगर अच्छी लगी ये वीडियो तो शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करिए वीडियो को, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो शेयर करिए, और लाइक करे हुए मत जाइएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी है। और अगर आपको कोई भी आंसर आ रहा है तो कमेंट्स में लिखते जाइएगा। देखिए, लिखने से क्या होता है, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप पहली बार आए हो और आप टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। इससे क्या होता है, आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, चाहे वो मैथ का क्वेश्चन हो, चाहे वो इंग्लिश का क्वेश्चन हो, ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, किसी भी सब्जेक्ट में आपको किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत आ रही है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद ये टेलीग्राम चैनल की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड की जाएगी। PDF आप देख सकते हो, और आपको लिंक मिल जाएंगी सारे क्लासेस की, सारे प्रीवियस ईयर की, तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, और हर दिन आपकी 3 बजे क्लास होगी। कितनी बजे? 3 बजे डेली क्लास होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।